अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसानुल हक और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस एकेडमी। तो अपने आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे द एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कौन से आइसोटोप्स हैं जो रेडियो एक्टिविटी करते हैं। वर्ड्स रेडियो एक्टिविटी द एमिशन ऑफ स्पेशलाइज्ड रेज फ्रॉम और रेडिएशंस फ्रॉम एन एलिमेंट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी एलिमेंट से किसी भी आइसोटोप से जो है डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स, डिफरेंट तरह के रेडिएशंस, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा पार्टिकल्स, जिनकी डिटेल आप नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर जाके पढ़ेंगे या 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे, F6 के अंदर। तो इस तरह के रेडिएशंस इमिट करते रहते हैं। तो ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे जो आइसोटोप्स होते हैं, इनको हम रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं, जबकि जो प्रोसेस है इसको रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं। तो डेली लाइफ के अंदर डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इनका डायग्नोसिस के अंदर है। डायग्नोसिस मीन डिटेक्ट करना, तशखीस करना किसी भी चीज़ की, किसी भी बीमारी की तशखीस करना कि आया कि ये बीमारी है या नहीं। ठीक है, जैसे आजकल कोरोना वायरस है तो हम बात करते हैं कि जी कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया तो उसके अंदर कोरोना वायरस डायग्नोज हुआ है। डायग्नोज होने का मतलब डिटेक्ट हुआ है उसको कोरोना वायरस है। इसी तरह किसी भी बीमारी का डायग्नोज होना, उसका डिटेक्ट होना कहलाता है। तो दूसरी एप्लीकेशन इसकी जो मेजर है वो मेडिसिन के अंदर है कि मेडिसिन के अंदर हम रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स हैं उनको यूज़ करके उनसे डिफरेंट तरह के जो है वो टास्क हम ले सकते हैं। तो आज की इसके अंदर हम पढ़ेंगे रेडियो थेरापी। सबसे जो पहला यूज़ है तो रेडियो थेरापी का मतलब है, आपने सुना होगा कि जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनको डिफरेंट तरह की शुआएँ लगाई जाती हैं। शुआएँ लगाने के बाद उनके अंदर जो कैंसर होता है उसको ख़त्म किया जाता है या कैंसर सेल्स को तोड़ा जाता है। वो प्रोसेस एक्चुअली रेडियो थेरापी होती है। तो रेडियो थेरापी के अंदर हमारे पास जो ये बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज़ होती है। ठीक है, रेडियोथेरापी बेसिकली हम इसमें कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं। इसके अंदर हम जो तीन तरह के मेजर आइसोटोप्स यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम पोटाशियम 32 यूज़ करते हैं, ये बीटा पार्टिकल इमिट करता है। उसके बाद स्ट्रोंशियम 90, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, बीटा पार्टिकल इमिट करते हैं। उसके बाद अलावा हम इसके अंदर जो है कोबाल्ट 60 भी यूज़ कर सकते हैं। कोबाल्ट 60 क्या करता है, गैमा रेज जिनकी पेनिट्रेशन पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, किसी भी मटेरियल के अंदर तक ये पेनिट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो गैमा रेज जो है ये कोबाल्ट 60 जो है एमिट करता है। हम क्या करते हैं कि पोटाशियम 32 जो है फास्फोर 32 या स्ट्रोंशियम 90 या कोबाल्ट 60 के अंदर से निकलने वाली जो रेडिएशंस होती हैं उनको कैंसर सेल के ऊपर फोकस करती हैं, तो वो रेडिएशंस जाके उन कैंसर सेल को किल करती हैं। उसके बाद जो इसकी दूसरी जो है यूज़ है, ये इसकी दूसरी एप्लीकेशन है, दैट डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। डायग्नोज करते हैं हम डिफरेंट आइसोटोप्स को जो है बॉडी के अंदर इंटर कर देते हैं। अब वो जो रेडियो एक्टिव आपने एलिमेंट डाला हुआ है अपनी मेडिसिन के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, वो किसी बॉडी के ख़ास हिस्से के अंदर जाके वहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी है वो करना शुरू कर देगा। वहाँ पे ख़ास तरह की शुआएँ इमिट करना शुरू कर देगा। उन शुआओं को आप जो है एक ख़ास तरह के डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि बॉडी के इस पार्ट के अंदर ये वाला मसला आ रहा है। तो इसके अंदर हम डिफरेंट तरह के जो है ट्रेसर यूज़ करते हैं, जिस तरह आयोडीन 131, डायग्नोसिस के अंदर हम आयोडीन 131 यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए, ग्वाइटर को डिटेक्ट करने के लिए। गिल्लट की बीमारी होती है, यहाँ से गला जो है वो फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ग्वाइटर के अंदर आयोडीन 131 को हम यूज़ करते हैं। और किस चीज़, कौन से ग्लैंड के लिए होता है, ये थायराइड ग्लैंड के लिए। थायराइड ग्लैंड जो है आमतौर पे आयोडीन यूज़ करता है। तो आयोडीन 131 जब आइसोटोप हम अपने बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो ये आयोडीन जाके
जो है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर जब यूज़ होगी तो वहाँ पे जब ये ट्रैप हो जाएगी वहाँ पे डिफरेंट तरह की रेडिएशन इमिट करेगी। उन रेडिएशन को हम जो है वो डिटेक्ट करके वहाँ से डिफरेंट तरह के डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर ये काम हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आ जाती है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। आर्कियोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम काफ़ी ओल्ड फोसिल्स को स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ अ फोसिल? फोसिल है दीज आर डेड रिमेनिंग्स ऑफ plants and animals that were buried inside soil or sand millions of years ago, जो लाखों करोड़ों साल पहले मिट्टी और रेत की तहों के नीचे दब गए थे जानवर और पौधे, उनके जो बाकियात निकलते हैं उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? फोसिल्स कहते हैं। FOSSILS फोसिल्स। ठीक है, जिस तरह डायनासोर का ढांचा अगर कहीं से निकल आता है तो वो डायनासोर जो कि नापैद हो चुका है, बहुत पुराना ढांचा अगर उसका निकलता है तो वो क्या चीज़ होती है? उसका फॉसिल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम आमतौर पे क्या करते हैं, उस बॉडी के अंदर वो जो फॉसिल निकला है उसके अंदर हम देखते हैं कि एक ख़ास तरह का जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद है वो कितना डिके हो चुका है, उसकी कितनी क्वान्टिटी मौजूद है। ठीक है, तो इसको हाफ लाइफ कहते हैं कि कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। आगे जाके हम यूरेनियम के जो है एटम को तोड़ने की भी बात करेंगे, देखेंगे जो है पावर जनरेशन के अंदर, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा हाफ लाइफ क्या होती है। उसकी हाफ लाइफ के थ्रू देखा जाता है कि उसकी जो है वो लाइफ कितनी थी उस फोसल की, वो कितने साल पहले का वो दफन हुआ है। इस तरह हम बात करते हैं कोई भी फोसल निकलता है या कोई भी एक लाश निकलती है ज़मीन से के अंदर से किसी भी जो है वो चीज़ की, तो हम कहते हैं कि ये इतने मिलियन गो जो है पुरानी लाश है, या इतने मिलियंस गो पुराना ढांचा है ये, या इतने मिलियंस गो पुराने जो हैं ये बाकियात हैं। तो वो किस तरह अंदाज़ा लगाते हैं? वो इसी तरह रेडियो एक्टिविटी से लगाते हैं। रेडियो एक्टिव डेटिंग कहते हैं उसको। आमतौर पे इसके अंदर कार्बन 14 का जो आइसोटॉप है इसकी जो हाफ लाइफ से अंदाज़ा लगाया जाता है और इस चीज़ को कार्बन डेटिंग कहते हैं। ठीक है, इसको कार्बन डेटिंग कहते हैं। तो कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन क्या है? द एड डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट फॉसिल बाय मेजरिंग रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 दैम इज कॉल्ड रेडियो कार्बन डेटिंग और सिंपली कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग भी इसको कहते हैं और रेडियो कार्बन डेटिंग भी इसका नाम है। तो उसके बाद अगली जो हमारा एप्लीकेशन है, दीज आर केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि कोई भी एक रेडियो एक्टिव जो हमारा आइसोटोप है वो हमने अपने रिएक्शन के अंदर लगा देना है। वो जब रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेगा तो उससे हम डिटरमिन कर सकेंगे कि उस रिएक्शन के अंदर डिफरेंट स्टेप्स क्या क्या हो रहे हैं, वो प्रोसेस किस तरह हो रहा है, और उसकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के अंदर हम बात करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस में कार्बन यूज़ करके प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे वो CO2 और क्या बनाएंगे इसको यूज़ करके C6H12O6 ग्लूकोज। तो इसमें हम देखेंगे ये वाला जो कार्बन है ये हमने नॉर्मल कार्बन ही देना, इसमें कार्बन 14 का आइसोटोप डाल देंगे। फिर देखेंगे कि ये वाला जो ग्लूकोज बन रहा है इसके अंदर कार्बन 14 आ रही है, तो ये किन किन स्टेप से गुजर के आ रही है, इसका स्ट्रक्चर क्या था, सारे का सारा हमें जो केमिकल रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म हमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद पावर जनरेशन है। रेडियो एक्टिव जो रिएक्शंस होते हैं दो तरह के होते हैं, इसमें फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन होता है। फ्यूजन मीन फ्यूज कर देना, दो को मिला देना। ठीक है, जब दो न्यूक्लियस को मिला दोगे तो वो फ्यूजन रिएक्शन बनेगा। इस वक्त आपकी बुक के अंदर फिशन रिएक्शन लिखा हुआ है। फिशन रिएक्शन मीन किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ना। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि किसी भी न्यूक्लियस को हम किस तरह तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें यूरेनियम की बात की गई है। यूरेनियम 235 92 235, इसके साथ जब आप एक हैवी एनर्जी न्यूट्रॉन जो है वो टकरा देते हैं, ठीक है, इस पे चार्ज 0 है, उसका मैस 1 है। जब टकरा देते हैं तो टकराने के बाद ये जो यूरेनियम का न्यूक्लियस होता है ये टूट जाता है। ये किसमें? बेरियम और क्रिप्टॉन, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन के अंदर टूट गया और प्लस एनर्जी मिट हुई। हम कह सकते हैं जब हम किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ते हैं तो हमें एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी को हम पावर जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए और डिफरेंट तरह की जो चीज़ें हैं इंडस्ट्री को चलाने के लिए और डिफरेंट जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो बेरियम है इसका एटॉमिक मास
56 और एटॉमिक नंबर 56 और एटॉमिक मास 139 है। इसी तरह जो क्रिप्टॉन है हमारे पास इसका 3694 है। ठीक है, इसमें आपने देखा एक यूरेनियम जो था 2 न्यूक्लियस के अंदर टूटा और एनर्जी बन गई। ऊपर मैंने कहा था कि मैं हाफ लाइफ का जिक्र करूंगा। हाफ लाइफ क्या होती है कि ये जो न्यूक्लियस यूरेनियम है, यूरेनियम के सपोज दैट मेरे पास 1000 एटम्स मौजूद थे, तो इसके 500 एटम्स को टूटने में कितना टाइम लगेगा, वो इसकी हाफ लाइफ कहलाती है। कि किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप या एलिमेंट का 50% उसके 50% टूटने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है, उस चीज़ को हम हाफ लाइफ कहते हैं। क्योंकि ये एलिमेंट्स खुद ब खुद रेडिएशन एमिट करते रहते हैं, एमिट करने की सूरत में ये किसी दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं। इस तरह हमने यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन टकराया तो ये टूट के आगे 2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरह ये यूरेनियम जब रेडियो एक्टिविटी करेगा तो ये किसी और एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट होगा, और उस कन्वर्जन के नतीजे में जो जितना टाइम लगेगा उसके 50% टूटने को, उसको उसकी हाफ लाइफ कहते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या हैं। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ तक, इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि प्रॉपर्ली आप तक आइंदा भी सारे के सारे लेक्चर्स पहुँचते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।